तरक्कियों की होड़ है। हर इंसान तरक्की करना चाहता है और इसीलिए एक अजीब सी दौड़ में हम सब लगे हुए हैं। हम सब आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आगे बढ़ने की ख्वाहिश में कई बार हम अपने सामने आने वाले ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ठोकर खाकर हम गिर पड़ते हैं। अब ठोकर खा के गिर पड़े कोई बात नहीं, लेकिन गिरकर संभलें, उठें और फिर चलना शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गिरने के बाद तुरंत अपने आप को झाड़ कर उठ खड़े होते हैं और चल निकलते हैं। अक्सर लोग गिरने के बाद हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो आगे चल ही नहीं पाएंगे। जिनके साथ उन्होंने चलना शुरू किया था अब वो बहुत आगे निकल गए होंगे। और ये सब पता है क्या होता है? इन सब से सिर्फ इतना होता है कि मेंटल हेल्थ यानी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो डावाडोल हो जाता है। अपसेटिंग सी लाइफ हो जाती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, न जाने ऐसे अजीब अजीब शब्द जो है ना, वो हमारी जिंदगी में घर बनाने लग जाते हैं। और अब वो हमें अपनी पाथ ऑफ लाइफ लगने लगे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो अच्छी बात है, स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना स्ट्रेसफुल ही भी हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। मुश्किल लगता है पर ये नामुमकिन नहीं है। बस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। आज के इस दौर में जहां हमें बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वहां अब हमको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मनाना पड़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मेंटल हेल्थ जो है सबका स्टेक पर आ चुका है। अगर अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाली जनरेशन्स न जाने कैसी होंगी, क्योंकि अब की भी जो जनरेशन है ना, उनके अंदर एक अजीब सा बेचैनी देखने को मिलता है। वो बहुत बेचैन रहते हैं, हर चीज को पा लेना चाहते हैं और इस वजह से ही सुसाइड के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चूंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि एक छोटी सी जागरूकता की कोशिश हम भी करें। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज मंथन में 2 ऐसे गेस्ट मैंने आमंत्रित किए हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस देंगे। और आज हमारी कोशिश है कि जो सोशल एंजाइटी है हम उसके बारे में बात करें, ताकि सोशली जो लोगों के अंदर एंजाइटी बढ़ती जा रही है उसमें बाहर निकलने का रास्ता क्या अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए, माइंडसेट कैसे बनाना होगा, इन तमाम बातों पर हम जानकारी ले सकें। तो आज मेरे साथ डॉक्टर मोहित शर्मा जी हैं, जो कि एक जाने माने सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, जिनसे हम हमेशा बात करते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ की कोई बात है तो मुझे डॉक्टर मोहित से बेहतर कोई नजर नहीं आता। आज हमारे साथ एक और नई गेस्ट हैं जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रियंका थगेला जी। आज मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है ताकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये समस्या है स्ट्रेस की, जिसे मैनेज करना बहुत जरूरी है, एंजाइटी की जो समस्या है, खासतौर पर जो सोसाइटी वाली एंजाइटी हमारे अंदर पैदा होने लगी है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में हम बात करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। मैं भेजती हूँ डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट। जितने लोग जुड़ चुके हैं वेलकम। हेलो प्रियंका जी, वेलकम। और मैं भेजती हूँ डॉक्टर मोहित को भी एक रिक्वेस्ट। हाय डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो, हाय। कैसी हैं आप? हेलो डॉक्टर मैं मोहित, ठीक हूँ, वेलकम। नमस्ते। हेलो प्रियंका जी। हेलो योगिता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस लाइव, है ना। और मेंटल हेल्थ वीक के मौके पे और मेंटल हेल्थ डे हमने 10 अक्टूबर को मनाया, जिसमें हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम मेंटल हेल्थ को की अवेयरनेस फैला सकें। और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है आपके थ्रू। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने मुझे अवेयर करवाया कि मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है। मैं थोड़ी सी अपने कामों में उलझी रह गई थी, लेकिन थैंक यू सो मच कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक आज पहुंच पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे पास साइकियाट्रिस्ट भी हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो पहले तो सबसे पहले मैं लोगों के दिमाग से और अपने दिमाग से भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढवा लूं कि एक साइकियाट्रिस्ट का क्या काम है और एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है। तो डॉक्टर मोहित जी, पहले आप ही बताइए कि एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हमें कहाँ होती है? देखिए, जो साइकाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो साइड बाय साइड चलने वाली चीज है।
क्यों? दोनों ही मेंटल हेल्थ को के रिलेटेड चीजों को, इश्यूज को हम देखते हैं। साइकाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल बैकग्राउंड के इलनेस रिलेटेड चीजों को देखता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता है कि किस जैसे हम पहले एमबीबीएस करके कि और फिर उसके बाद एमडी साइकाट्री करके करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मेडिकली जो इलनेसेस हैं, जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, वो उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है, उसको किस तरीके से मेडिकल बेस में ट्रीट किया जा सकता है। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में ये होता है कि किस तरीके से चीजें साइकोलॉजिकल वेज में ट्रीट किया जा सकता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो एक साथ चलने वाली हैं। अच्छा, मैं I would आपसे like जानना to चाहूंगी add मोहिका also. जी। जी जी Yeah, I प्लीज would बोलिए। like to add here. So psychiatrist का काम होता है थोड़ा medically related होता है. So when it comes to given medication, क्योंकि neurochemical imbalances create हो जाते हैं psychiatric illnesses. तो उस जगह पे जैसे दवाई पहुंचाने के लिए उन रिसेप्टर्स पे हमें केमिकल्स की जरूरत होती है, तो उन केमिकल्स को हम दवाइयों के फॉर्म में देते हैं, और वो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोहित जैसे या साइकाट्रिस्ट, बाकी साइकाट्रिस्ट है, वही प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो अगर हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, दवाइयों की बात करेंगे, सो वी नीड अ साइकाट्रिस्ट फॉर दैट, एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वी वुड टॉक अबाउट थेरेपी। सो जब भी कोई मेडिकल इलनेस है या मेंटल इलनेस है जहाँ पे थेरेपी की जरूरत है, स्पेशली जहाँ पे हम लोगों से बात करके उसका समाधान करना है, सो हमें एक साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत होगी, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं या नॉर्मल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं। वहाँ पे डिग्री वेरी करती है, जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सो आई एम एमफिल इन द डिग्री, लाइक एमफिल इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो इसीलिए मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं, आईक्यू टेस्टिंग, पर्सनालिटी टेस्टिंग, हमारा ये भी रोल रहता है इसके अलावा, थेरेपी के अलावा। सो बिहेवियरल इंटरवेंशंस के लिए भी हमारा रोल है इम्पोर्टेंट। सो इसी तरह से हम लोग दोनों लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही फील्ड के हिस्से में हैं। सो दिस इज हाउ वी वर्क टुगेदर। आपने बहुत सही बात की। देखिए असल में क्या होता है, जब साइकेट्रिस्ट के पास जाने का नाम भी कोई लेता है तो हम डर जाते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के पास ना आदमी फिर भी चला जाता है कि ठीक है साइकेट्री वर्ड तो नहीं जुड़ा है, साइकोलॉजी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो हम समझ पाए अपने बचपन में। हमें लगता था जो काउंसलर्स होते हैं वो साइकोलॉजी का पार्ट देखते हैं, है ना, वो हमें काउंसिल कर देते हैं। और जैसे कोई कहता है ना साइकेट्रिस्ट के पास जाना, हमें लगता था अरे हम पागल हैं क्या कि हमें साइकेट्रिस्ट रिकमेंड किया जा रहा है। लेकिन ओवर द ईयर्स अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। डॉक्टर मोहित, जैसे आज हमारा टॉपिक हमने प्लान किया था कि हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मेंटल हेल्थ में स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं आज एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी सोशल एंजाइटी। आप सोशल एंजाइटी को किस नजर से देखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सोशल एंजाइटी के लिए हम सबसे पहले देखना होगा कि सोशल एंजाइटी कहाँ कब आती है, किस एज ग्रुप में आती है। जनरली देखा जाता है जब हमारी एडोलसेंट एज स्टार्ट होती है, सोशल एंजाइटी वहां से स्टार्ट होती है, चाइल्डहुड से एडोलसेंट एज से स्टार्ट होती है। बच्चे में इस तरीके की मन में भाव आने कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, काइंड ऑफ चीजें, कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में क्या कर रहे होंगे, मैं क्या, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे। तो इस तरीके के हर एक चीज में मन में चलता रहता है। खासतौर पे ये चीज आती है सोशल सर्कमस्टांस में होता है इंसान। अगर वो घर में है, उन लोगों के साथ में है जो परिवार वाले हैं, जो उनके जो बहुत क्लोज वन है, जिससे बार बार मिलकर हो, उस समय नहीं आएगा। लेकिन जब वो सोशल सिचुएशन में अगर कोई बच्चा उसमें जाएगा तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्शियस रहेगा कि मैंने कपड़े ठीक से पहने नहीं पहने, मैंने बाल बनाए नहीं बनाए, मैं खाना खाते वक्त लोग बताते हैं कि बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कि मैं सही से खा रहा हूँ नहीं खा रहा। उन थॉट्स में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उस समय उनको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, कुछ हो रहा है, कुछ होने लगा। एंजाइटी जब एंजाइटी सिम्टम आने लगते हैं तब वो कुछ एट टाइम्स ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं उसे, जिससे उनका बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ मैं सोशली एप्ट नहीं हूँ, मैं औरों जैसा नहीं हूँ। उस चीज को लेकर के फिर लोग अपनी उस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं सोशल सिचुएशन में जाके मेरी को प्रॉब्लम होने लगती है तो लेट्स अवॉइड। तो किस तरीके की सिचुएशन आप देखेंगे उसमें अवॉइड करने लगते हैं। सोशल सिचुएशंस जहाँ पे जैसे फैमिली गैदरिंग, कोई मैरिज गैदरिंग हुई, कोई बर्थडे पार्टी हुई, कोई न्यू लोगों से मिलना हुआ, स्ट्रेंजर से नया मिलना हुआ,
टीचर्स के सामने क्वेश्चन उठाने हुए, तो इन सब के चलते लोग बहुत कुछ बच्चे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फैमिली उसको बहुत पुश करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं क्यों नहीं जाता, बहुत शाय हम कह करके उस चीज को छोड़ देते हैं, ये बच्चा शाय है। लेकिन वो शायनेस कब एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल जाती है, वो देखना बड़ा जरूरी है। प्रियंका जी, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड से ही होता है, ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसी कुछ चीजें मैंने खुद में भी फेस की है और मैं बहुत सारे बच्चों को भी देखती हूँ। जैसे मैं भी जैसे 6-7 लोग अगर खड़े हों तो मुझे बहुत घबराहट होती थी उनको क्रॉस करके जाने में। अगर 4-5 लोग खड़े, बीट मतलब अगर वो ग्रुप ऑफ बॉयज हैं तो भी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं तो भी, मुझे उनको पास करके जाने में बहुत डर लगता था। मतलब आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई वाज दिस विद मी, लेकिन ऐसा था मुझे। जबकि मुझे कभी भी सोशली बात करने में, बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसे ग्रुप को देख के मुझे डर लगता था। आपको क्या लगता है, क्या साइकोलॉजी काम करती है इसके पीछे, ऐसे क्यों बच्चों के अंदर होता है? देखिए, जब हम सोशल एंजाइटी की बात करते हैं, इससे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी, फियर, थोड़ा दोनों चीजें लगती एक है लेकिन है अलग अलग। अगर जब हम देखते हैं तो फियर हमारे लिए बहुत रियल डेंजर, ठीक है, और जिस डेंजर की हम अपेक्षा करें कि होने वाला है, व्हाट इफ, वो हो नहीं रहा है हमारे साथ। वो है अभी मेरा अगर 41 पे कोई, मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे डर होगा 41 का, तो इट ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, उस थ्रेड को सोच कर जो मेरे फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो एंजाइटी होती है। सो वो रियल डेंजर नहीं है, वो आने वाले पल की, यानी होने का डर, ठीक है, होने का डर एंजाइटी होता है। अब होने का डर बहुत सारी सिचुएशंस में हो सकता है। जब होने का डर सोशल सिचुएशंस में होता है, उसको हम सोशल एंजाइटी बोल देते हैं, ठीक है। सोशल एंजाइटी में, जैसे कि मोहित जी ने बिल्कुल सही बोला कि लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, फोन पे बात करना पसंद नहीं करेंगे किसी के साथ, खाना शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा रोटी मांगना रेस्टोरेंट में पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने फोन की स्क्रीन दिखाना, अपने बुक्स जो पढ़ रहे हैं वो दिखाना, अपने स्टेशनरी शेयर करना, ये कुछ सोशल एंजाइटी की सिम्टम्स है, ठीक है। सो लोग अपने टैब नहीं दिखाएंगे क्या टैब चल रहा है, इस तरह की चीजें हैं सोशल एंजाइटी में। दे विल ऑलवेज गोइंग टू करेक्ट देयर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। एम आई लुकिंग फाइन, इफ माई हेयर इज डन करेक्टली, क्या मैं सही दिशा में देख रहा हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, मेरे हैंड जैसे ठीक है या नहीं है, मेरे पॉकेट्स में बार बार हाथ तो नहीं जा रहा है, क्या मुझे अपने हाथ सामने रखने हैं, पीछे रखने हैं। सो इस तरह से हमारी सोशल एंजाइटी के मैनिफेस्टेशन हम फिजिकली देख पाते हैं। इमोशनली अगर हम बात करें तो बैक इन द माइंड, दिमाग में सोशल एंजाइटी जिसको हो रही है, उसको ये लगता है कि सबकी नजर मेरे ऊपर है, आई एम दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली। तो उसको क्या डेवलप हो रहा था, उसको फियर ऑफ जजमेंट डेवलप हो रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल गोइंग टू से। सो यानी कि सारे लोग उसकी नजर में जज हैं। सो जब उसको लगता है कि मैं बीच में हूँ और सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये फियर ऑफ जजमेंट की वजह से उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो उस सिचुएशन को या तो अवॉइड करेगा या एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा विजिलेंस क्रिएट होता है, सो सिचुएशन में वही इंसान हाइपर वेंटिलेट करने लगता है। और जब हाइपर वेंटिलेशन करने लगे कि अब उसको लगने लगे कि यहाँ पे थोड़ी घुटन हो रही है, यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे आना नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं कभी नहीं आऊंगा, इस सिचुएशन में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, तो वो भागने की टेंडेंसी होती है, तो हम अवॉइडेंस बोलते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है, जब हम अवॉइडेंस करते हैं तो वो एंजाइटी हमारी थोड़ी देर के लिए ही कम रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें लिखता है कि ठीक है, अभी मैं सोशल पार्टी से जाना चाह रहा हूँ, आप लोग बाद में आइएगा, मैं अभी निकलता हूँ, मैं खाना खाए बिना निकल रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ वर्चुअली, ठीक है, मुझे मुझे ऐसे फोन पे बात करा लो, मैं आ नहीं पाऊंगा, इन पर्सन नहीं मिल पाऊंगा। सो वो अवॉइडेंस बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। हालांकि परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि हमें उन सिचुएशन को ग्रेजुअली फेस करना चाहिए, ठीक है। और अवॉइडेंस से यानी कि हम सेफ्टी सीख करें, उस सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर से, हर जगह सेफ्टी सीख करने से मेरी एंजाइटी डबल ही होगी। तो यही है कि फियर ऑफ जजमेंट है जो बैक इन द माइंड चल रहा है, यही साइकोलॉजी है। हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, तो इसीलिए सोशल एंजाइटी डबल हो जाती है। बस लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ से निकलने से थोड़ा वो बेटर फील करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही शॉर्ट वाइल होता है।
डॉक्टर मोहित, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं सोशल एंजाइटी के बारे में, तो मुझे लग रहा है ये तो मैं शायद हर दूसरे व्यक्ति को ऐसा, मतलब स्पेशली जो क्लोज होते हैं, क्लोज फैमिली होते हैं, उनको देख करके हम उनको तो टोकते रहते हैं कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, दूसरों के सामने जाते क्यों नहीं हो, इसमें शर्माने की क्या बात है, हम तो इसे बहुत कैजुअली लेते हैं। मतलब दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। देखिए, एंजाइटी जो होती है वो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, हमारे हर इंसान के अंदर होता है। किसी ना किसी छोटी सिचुएशन में हमें शायद एंजाइटी हर किसी को थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो एंजाइटी अगर एक लेवल से ज्यादा होने लगी है कि मैं जब भी सिचुएशन में जाता हूँ मुझे होने लगता है, मैं छोटी किसी भी सिचुएशन में जाऊं, मैं अपने आप को एप्ट ही फील नहीं कर पाता हूं कि मैं किसी सिचुएशन में जाने लायक हूं, और मैं अवॉइड करना शुरू करने लगा हूं अब, तब मीन्स थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तब सिर्फ ये कह देने से नहीं, तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, तुम क्यों डर के पीछे बैठे हो, नहीं काम चलता। वो नहीं कर पा रहा होता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो नहीं कर पा रहा मीन्स कहीं ना कहीं उसमें उसको दिक्कत महसूस हो रही है। जस्ट मैं उसको थोड़ा सा मेडिकली लिंक अगर उसमें मतलब होगा, देखूं, अगर मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं नहीं चल पा रहा हूं, तो मतलब कहीं चोट लगी है ना मेरे को, तभी मैं नहीं चल पा रहा हूं। नहीं, तुम कोशिश करो, दौड़ के दिखाओ, इट्स नॉट वो। तो उसको उसमें भी हम सिर्फ ये कह दे, मोटिवेट करना एक अच्छी बात है, हमें देखना, लेकिन हमें समझना भी उसको जरूरी है। उस इंसान को वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हम समझे कि नहीं हो पा रहा है, तो उसको ग्रेजुअली उस चीज की तरफ लेके जाए, रादर देन जस्ट उसको डांटने लगे या उसके ऊपर और शाउट कर दें, उसकी एंजाइटी और बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा एग्रेसिव भी बिहेव करने लगेगा फैमिली में। चाहती हूँ हमें किसी भी इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए काम डाउन, रिलैक्स, चिल, इस तरह के शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बोल देने से उसको भी पता है कि वो इनअप्रोप्रिएट दिख रहा है, या ऐसे चिल कर लो, रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, इट्स अ मैटर ऑफ द टाइम, इट इज व्हाट इट इज, ये सब नहीं बोलना चाहिए। दिस इज वेरी डिमीनिंग, आई मीन ये उसके अगेंस्ट जाएगा उसके मैनेजमेंट के लिए। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। बेसिक क्वेश्चन नहीं करना है क्या कर रहे हो, बाकी लोग तो आ जाते हैं, तो वही प्रॉब्लम होती है। हर बार तुम्हें ना करना होता है, कहीं नहीं जाना होता है, क्वेश्चन से ज्यादा हमें उसको सुनना चाहिए, रीच आउट करवाना किसी मेंटल हेल्थ। अगर हम ये रिसेंटली देख रहे हैं, हर सिचुएशन में देख रहे हैं, या फिर ये अनरीजनेबली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई रीजन चाहिए एंग्शियस होने का। एंग्शियस होने में और एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने में बहुत अंतर है। ठीक है, एंग्शियस हम तभी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी सिचुएशन में यूं ही हमारे हो रहे हैं, भी जाती है, या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, तो कुछ नोजिया जैसा फील हो सकता है, तो वी रियलाइज कि नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली कंसल्ट अ कंसर्न डॉक्टर। सो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। जब हमें टाइम इसका देखने लगे, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, या इसके सिम्टम्स हमारे ज्यादा नजर आ रहे हैं, या ये अनरीजनेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स टाइम टू रीच आउट टू डॉक्टर। ओह, अच्छा प्रियंका जी, जैसे आपने ये वाली समस्याएं बताई हैं, देखिए क्या होता है कि हम इस चीज में ना डॉक्टर की हेल्प लेना जरूरी नहीं समझते। हमें कभी लगता ही नहीं कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है। आपको, आपके पास तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से रिलेटेड सबसे ज्यादा है ना, तो आपके पास क्या इस तरह की एंजाइटी, ये तो नॉर्मल एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, हमें हमारी नजरों में तो बहुत नॉर्मल है, तो क्या ऐसे पेरेंट्स अभी भी आपके पास आते हैं? डू दे बिल्कुल, रिक्वेस्ट यू कि आप उन्हें काउंसिल करें? हाँ बिल्कुल आते हैं ऐसे पेरेंट्स मेरे पास। इनफैक्ट कोविड के बाद ही सिचुएशन थोड़ा बढ़ गया है, जब हम सब हाँ। लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग वेंट अगेंस्ट सोशल एंजाइटी। बेसिकली हम लोग मिल नहीं हाँ, यस यस यस। पाते। तो हुआ क्या कि हम घर में बैठे, तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, तो जो थोड़ा बहुत हमें एक दूसरे से बातचीत करना आ रहा था, तो वो भी थोड़ा सा हट गया, हम लोग वंचित हो गए उस चीज से। राइट ठीक है, राइट राइट राइट। इस तरह सोशल एंजाइटी की वजह से हम्म और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस हम्म प्रॉब्लम को थोड़ा सपोर्टमेंट मिला है इस चीज को। तो उसकी वजह से समस्या बढ़ी है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं यही कंप्लेन लेकर, अब ये स्कूल जाना नहीं चाहता, अब ये प्ले ग्राउंड जाना नहीं चाहता, ये उन बच्चों के साथ वापस दोस्ती नहीं करना चाहता है, उन ग्रुप्स को अटेंड नहीं करना चाहता है। तो या ऑब्वियसली ये देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग हैज एक्चुअली एलिवेटेड दी सोशल एंजाइटी।
डॉक्टर मोहित, जैसे मैं इनसे बात कर रही थी, मुझे आपसे भी ये सवाल पूछना है कि जो इस तरह की जो एंजाइटी, सोशल एंजाइटी वाली प्रॉब्लम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारी आपकी बातें हो रही हैं। जब लॉकडाउन हुआ, हम लोग अपने अपने घर में बंद रहे, तो बच्चों ने भी बाहर जाना बंद किया, हमारा भी लोगों से इंटरेक्शन कम हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं भी अब 4 बार सोचती हूँ, अगर मुझे किसी गैदरिंग में जाना हो तो मैं सोचती हूँ, अरे फिर 10 लोगों से मिलेंगे, कहीं कोरोना ना हो जाए, रहने दो, लेट्स टॉक ऑन फोन, बात कर लेते हैं, फोन पे कर लेते हैं, खत्म करो, हम नहीं जा रहे पार्टी में। मतलब इस तरह की चीजें अब हमारे अंदर आने लग गई हैं। इज दिस अ मेंटल डिसऑर्डर नाउ? अगर ये चीज हमारी रोजमर्रा में अब आ रही है तो मतलब ये ऐसी चीज है कि अब हमें इसे एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। देखिए योगिता जी, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये आप जो सोशल सिचुएशन अवॉइड कर रहे हैं, उसका रीजन हम्म। एंजाइटी नहीं है इसमें। इसका रीजन है कि चलो यार किसी और तरीके से भी काम चल सकता है, लेकिन हमारा अवॉइडेंस इतनी हद तक हो जाए कि हम नहीं जा पा रहे। मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं पार्टी अटेंड करूं, बट पार्टी हम्म। अटेंड करने में मेरी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि मैं वहां बहुत इनएप्ट सा हम्म। हो जाता हूँ। वहां हम्म। लोगों के साथ में मैं बात नहीं कर पाता हूँ। वहां मैं हम्म। अकलाने ज्यादा लगता हूँ, या फिर मैं खाना खाते हुए इतना कॉन्शियस होता हूँ एज इफ सारी नजरें मेरी तरफ है। इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, रादर देन जस्ट कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। है ना, दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। मेरा मन नहीं है जाने का, इसे कैन बी डिफरेंट, बहुत सारी वजह हो सकती है मेरा मन ना होने का। मैं आलस थोड़ा सा कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं हम्म। अवॉइड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली एक सोशल सिचुएशन को, हम्म। विथ रीजन कि मैं वहां पे जाके बहुत एंशियस हो जाता हूँ। हम्म। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, जब हम एंशियस बहुत ज्यादा होने लगते हैं, ये हमारे टाइम पे इस समय बढ़ता जा रहा है इस टाइम पर, क्योंकि फैमिलीज गैदरिंग नहीं हुई, चीजें नहीं हुई। जो बच्चे हैं जो इस समय एडोलसेंट एज में आ रहे हैं, उन्होंने वो चीज देखी ही नहीं, तो उनको और ज्यादा कॉन्शियसनेस है कि मैं वहां पे होऊंगा तो कैसे एक्ट करूंगा। सभी ठीक है, मैं ही प्रॉब्लम में हूँ, ये फीलिंग आने लगती है। सब लोग बढ़िया कर रहे हैं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। और राइट। राइट। ये कहीं ना कहीं इस समय बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा अवॉइड, जब हम एज ए फैमिली अगर हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे में ऐसा हो रहा है, हम उसको अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी बात है, अगली बार ठीक हो जाएगा। या हम भी उसका वो करने लगे, चलो नहीं जाने का मन है तो कोई बात नहीं, मत जा। या उसको डांट दिया, तू क्यों ऐसा कर रहा है, तो उससे उस बच्चे के अंदर और ज्यादा बढ़ने लगती है। हम्म। तो क्या रास्ता निकालें? मतलब पेरेंट्स या जिसके घर में ऐसे बच्चे हैं, या आप तो बड़े भी इस तरह को रिस्पॉन्ड करने लगे इस बिहेवियर को, तो पहली बात तो पहचानने का वाला, मतलब अभी तक तो एक लाइन, बहुत पतली लाइन है, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज प्रॉब्लम है कि लोग इस तरह से अवॉइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा हो गया, अब सोसाइटी ऐसी होती जा रही है। पर दिस इज समथिंग कि ध्यान देने वाली बात है। पर बहुत अलार्मिंग कब माने इस चीज को? और मतलब सबसे पहले तो जो हमारे क्लोज वंस हैं, सबसे पहले तो उनको पता लगना जरूरी, तो उनको सिम्टम्स बता दीजिए ताकि वो समझ जाए कि ये खतरे की बात है, पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। व्हेन डू यू थिंक? देखिए, मेरे हिसाब से ये जब जरूरत है, जब आपको बच्चा लगने लगे कि उसकी, जब भी वो किसी सोशल सिचुएशन में जाता है वो अनईजी हो जाता है, हमें उसको जबरदस्ती सोशल सिचुएशन में लेके जाना पड़ता है, और अनईजीनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वहां पे रुक ही नहीं पाता। अनईजीनेस किस किस टाइप की हो सकती है? उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग रही है, उसको ऐसे घुटन लग रहा है कि मेरा कुछ हो जाएगा, और ही सडनली रश आउट। वो उसको ट्रेमर्स हो रहे हैं, हाथ पैर में पसीना आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है वहां पे। ऐसे सिम्टम्स बता रहा है जिसका कोई मेडिकल बेसिस नहीं है, लेकिन वो फील कर रहा है उन सारे सिम्टम्स को, लाइक जैसे गले में कुछ अटका महसूस होना, छाती में एकदम से दबाव महसूस होना। और जैसे ही उस सिचुएशन में बाहर आया, वो नॉर्मल फील करता है उस चीज उस टाइम पर, हाँ मैं ठीक। वो सिचुएशन स्पेसिफिक है। सोशल एंजाइटी इसलिए क्योंकि वो सोशल एरिया में आते हुए ही होती है। वो जैसे वो उससे बाहर फील आएगा, वो नॉर्मल फील करेगा। जब भी हम अगर बच्चे को इस तरीके की चीजें होने लगी हैं, किसी को इस तरीके से होने लगा है, तो उसको जरूर ट्रीटमेंट सीख कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट दो टाइप में है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके लिए अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। बल्कि हम पहले प्रिफर करते हैं कि अगर डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है, क्योंकि इट इज नॉट जैसे आपका बुखार की सिवियरिटी है ना, जैसे आपकी और चीज सिवियरिटी होती है, कितना सिवियर है, इसमें भी एंजाइटी में भी है कि कितना सिवियर है।
और बहुत सीवियर है कि डॉक्टर से मिलने में, बात करने में भी उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, आपके पास आते ही उसको पसीना पसीना आ रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा कुछ, है ना। एक वो सिचुएशन तक भी हो सकती है। एक सिचुएशन ये है कि हाँ थोड़ी है, थोड़ी से मॉडरेट तक है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ सिवियरिटी होती है जो जो इजीली पहचानी जा सकती है किसी बच्चे में। अगर अगर थोड़ी है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसमें साइकोथेरेपीज के थ्रू हम इसको कवर अप कर लें। बहुत सीवियर है तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले मेडिकल उसमें जाना पड़ता है कुछ, लेकिन उसमें भी हमें मेडिकल में जाते हुए भी हमें उसमें साइकोथेरेपी इज द मेजर रोल। अच्छा। सोशल एंजाइटी को ट्रीट करने का मेजर सबसे इम्पोर्टेंट वो है साइकोथेरेपी। तो मेरे ख्याल से प्रियंका जी, साइकोथेरेपी प्रियंका जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ वही मैं चाहती थी कि प्रियंका जी प्लीज एक बार बताइए कि किस तरह से आप ऐसे बच्चों को हील करती हैं। बिल्कुल सही बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ओनली वी वुड डिसाइड कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे और दवाइयों का यूज करेंगे। सेकेंडली, सिवियरिटी अगर मान लीजिए कम है तो भी साइकोथेरेपी की जरूरत है। उसके बाद भी हमें वो तरीके सीखने हैं, वो बिहेवियरल अपने इंटरवेंशंस करनी है ताकि हम सोशल सिचुएशंस को ऑकवर्डली अप्रोच ना करें। ठीक है। सो मैं सबसे पहले ये समझना होगा कि जैसे ही पेशेंट आता है या जैसे भी कोई भी क्लाइंट आता है, कोई एडोलेसेंट आ रहा है, किसी भी एज ग्रुप का, इस तरह का, सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन करवाना है। सबसे पहले हमें उससे बिना जज किए उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, अगर हिस्ट्री लेने का भी टाइम नहीं है, मान लीजिए कि एकदम तुरंत ही इतना सिचुएशन इतना क्रिएट हो रहा है कि अब वो आ रहा है और बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहता है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बिना काम बोले उसे काम करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको रिलैक्सेशन सबसे पहले कराना होगा, उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबसे पहले सिखानी होगी अपने सुपरविजन के अंडर। जिससे सबसे बेसिक एक ग्राउंडिंग टेक्निक होती है एंजाइटी को सबसे पहले रिलीज करने की, 5 4 3 2 1। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स पे काम करती है। तो सबसे पहले 5 चीजें जो हमें दिख रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, पहले वो देखे तुरंत। ठीक है। 5 चीजें जो मेरी आंखों नजर आ रही हैं, सबसे पहले मैं उन पे गौर करूं। 4 चीजें टच कर पा रही हूँ ना, लाइक जहाँ पे मेरा जहां जहां रीच आउट कर पा रही हूँ, मैं बॉटल पकड़ पा रही हूँ, मैं अपने बाल पकड़ पा रही हूँ, टेबल पकड़ पा रही हूँ। 4 चीजें। 3 चीजें जो मैं बेसिकली सुन पा रही हूँ, हियर कर पा रही हूँ, जो मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज, डॉक्टर मोहित की आवाज, बाहर ट्रैफिक की आवाज। ठीक है। कोई चीजें जो मैं स्मेल कर पा रही हूँ, मैं कुछ सुन, मैंने शैम्पू किया अगर वो मैं सुन पा रही हूँ, या आसपास मेरा कोई ऑर्डर है उसको मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है। और कोई एक चीज जो मैं टेस्ट कर पा रही हूँ, जो मैंने लास्ट में कुछ भी खाया है, क्या मेरे मुंह में उसका टेस्ट है, क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रही हूँ मैंने क्या खाया था, उसका टेस्ट, मीठा खाया, नमकीन खाया। तो इस तरह की 5 4 3 2 1 करने से वी साइकोलॉजिकली फील ऑन द ग्राउंड कि हम एंजाइटी में बहुत विजनरी हो जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, व्हाट इफ इट कम, हमारे को डेंजर सेंस होने लगता है। उस डेंजर को सेंस करते हुए हम कहीं फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। उसके लिए हमें ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना है। हम ऑन ग्राउंड फील होगा साइकोलॉजिकली कि ये एक्सरसाइज करने से हम थोड़ा सा कम एंशियस फील करेंगे। ये बहुत ही बेसिक है। दिस इज फर्स्ट एड, दिस इज फर्स्ट एड। इसलिए माइंडफुलनेस क्रिएट करता है। सबसे पहले हमें माइंडफुल होना है कि मैं हूँ कहाँ, एम आई इन द नाउ ऑफ द सिचुएशन, क्या मैं अभी में हूँ, अभी में, आज कल परसों कर रहे हैं हम, क्या मैं अभी में हूँ। ये 5 4 3 2 1 से हम कर सकते हैं आराम से। वेरी इजी टू डू। सेकेंडली हम एक और कर सकते हैं कि हम कोई कामिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। और कोई मसल रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। हम अपनी सारी मसल्स को टेंस करके फिर रिलैक्स करके, इस तरह की एक एक्सरसाइजेस भी होती है। ये करने के बाद जब हमें लगे कि हमारी रैपो बन गई है, पेशेंट हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद हम थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं। थेरेपी में फिर हमें उसको यही बताना होगा कि जो हम सोच रहे हैं हमारी सोच कैसी है, क्या उसमें कोई कॉग्निटिव एरर तो नहीं है। कॉग्निटिव एरर होता है कि सोच में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद हम उन एरर्स पे डिस्कस करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे थॉट फैक्ट्स हो गए, हमारे थॉट्स फैक्ट्स नहीं है, हमारे थॉट्स गेसेस हैं। वो गेस कर रहे हैं, वो थॉट्स हमारे फैक्ट्स नहीं है। उन गेसेस पे इस तरह का फियर डेवलप करना बहुत बेमाना सा है। तो उन गेसेस पे काम कर सकते हैं, उन एरर्स पे काम कर सकते हैं। ग्रेजुअली हम थेरेपी में इस तरह के एजेंडा बेसिस पे
सेशन से कर सकते हैं, एंड देन उसमें इलाज बहुत बहुत इजी है, बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ट्रीटेबल सिचुएशन हो जाती है. अ पेशेंट कैन फाइंड रिलीफ लाइक इन like let's say 2 to 3 or maximum 6 months of period of time. So it's very manageable. वाह, ये तो मुझे लगता है कि बहुत इजी सेशन लग रहा है कि इसको करा जाए तो. लेकिन देखिए, एक बात बताइए डॉक्टर मोहित, आपके पास वो लोग आते हैं जिनकी सिचुएशन यूजुअली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो मेडिटेशन लेवल या जो ये सेंस ऑर्गन्स जिनके बारे में 5 4 3 2 1 का जो ये स्ट्रैटेजी बता रही है, जो अब इस लेवल के भी वो धुरंधर हो जाते हैं, क्रॉस कर चुके होते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता, वो आपके पास पहुंचते हैं. उस वाली सिचुएशन में उन्हें हैंडल करने में आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों की आपको जरूरत होती है? जैसे मैंने सुना है कि ट्रीटमेंट्स जो आपके मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें बहुत मुश्किल चीजें भी करवाई जाती हैं. तो क्या आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल दुष्कर सा होता है या मेडिकेशन में वो ठीक हो जाते हैं? नहीं, देखिए, कोई मुश्किल तरीका नहीं है. सोशल एंजाइटी और कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीट करना इसे बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं इसमें. हाँ, पहले था इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और मेनली मेडिसिन ऐसी होती थी जिससे नींद आती रहती थी. बहुत इंसान नींद इतनी आती थी कि वो कहता था यार इससे मैं मेडिसिन लेकर के सो जाता हूँ, इससे फायदा क्या है मेरी लाइफ का. राइट राइट. आज भी वो डर लोगों के मन में है, यार आप ऐसी मुझे दवाई दे दोगे जिससे मैं सोता रहूंगा. अब ऐसी दवाइयों की जरूरत नहीं है हमें कि जिससे हम सोते रहें. हमारे स्पेसिफिकली ब्रेन में किन केमिकल्स के इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है, उन केमिकल्स को एग्जैक्टली करेक्ट किया जा सकता है. मेडिसिन से रिलीफ इमीडिएट मिल सकता है. पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक सिम्टम वाइज, आपकी प्रॉब्लम वाइज उसका मेडिसिन हो सकती है. अनटिल अनलेस आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर ना हो तो आपको नींद की दवाई की जरूरत नहीं होती. जनरली साइकेट्रिस्ट नींद की दवाइयां आजकल बहुत अवॉइड भी रखते हैं, कम ही रख देते हैं. लेकिन हाँ, जहां जरूरत है वहां देनी भी होती है कि रात में इंसान ठीक से सो पाए जिसको नींद नहीं आ रही. क्योंकि हमारे लिए नींद जो होती है, मैं शायद आपके एपिसोड में पहले भी कई बार इस चीज को एम्फसाइज कर पा रहा हूँ, हमारी ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी को रिजनरेट करने के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. नींद लाना किसी भी इंसान के उसमें नहीं होता कि मैं नींद ले आऊं अपने आप. नहीं आ रही होती तो वो एक बहुत ट्रबलसम पीरियड होता है. हमारा डे, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे ब्रेन में, वो नेक्स्ट डे नहीं लाती. हमें कैलेंडर बदलने से नेक्स्ट डे नहीं पता लगता. ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से पता लगता है कि हाँ नेक्स्ट डे आ गया. हम रिफ्रेश फील करते हैं न्यू डे में, हर नए दिन में. अगर हमारी नींद कंप्लीट नहीं है, नींद एडिक्वेट नहीं है, नींद में की डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ वो नींद नहीं है, तो हम नेक्स्ट डे अच्छा फील कर ही नहीं सकते. हम नेक्स्ट डे ही फील नहीं कर पाएंगे कि ये नेक्स्ट डे है. तो इसलिए उस समय में, उस हालत में नींद की मेडिसिन की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है. और वो भी सिर्फ रात में सोने के लिए. दिन में सोने के लिए तो मैं हमेशा मना करता हूं, कोई किसी भी एंजाइटी, खासतौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को दिन में नहीं सोना चाहिए. चाहे आप कितनी मेडिसिन दे दो, वो अगर वो दिन में सोएंगे तो उससे उनका खराबी होगा. एंजाइटी बढ़ेगी. जो इंसान दोपहर में एंजाइटी डिसऑर्डर, हर किसी को नहीं कह रहा हूं मैं, ये दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, किसी भी टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर वो आफ्टरनून टाइम पे सो लिया, जब वो सुबह शाम को उठेगा तो उसकी एंजाइटी बढ़ी भी होगी. गॉट योर पॉइंट. डॉक्टर साहब, आप दोनों से मैंने जो बात की है, मुझे एंजाइटी के बारे में और स्पेशली सोशल एंजाइटी के बारे में बहुत क्लैरिटी मिली है. अगर चलते चलते मैं आप दोनों से आपके हिसाब से पूछूंगी कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दिस सोसाइटी, ताकि इसको लोग समझें और प्रैक्टिकली इस पर काम करें, ताकि ये जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बद से बदतर हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा बेटर बना सके, हम इसको ऑपोजिट ले जाएं और थोड़ा बेटर बना सके. तो सबसे पहले डॉक्टर मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट वुड योर मैसेज बी टू द सोसाइटी? सिंपल हमें एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को समझना चाहिए. क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो सामने वाले की अपने आप स्ट्रांग हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है. हमें सामने वाले को समझना चाहिए, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए. व्हाट एवर ही और शी इज फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को हम रिस्पेक्ट देंगे तभी हम उसे समझ पाएंगे और उसको आगे राह दिखा पाएंगे. अनटिल अनलेस वी थिंक कि व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, वो हम किसी के मन में, वो सामने वाला क्यों नहीं सोच पा रहा है, उससे काम नहीं चलता. तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि हमें दूसरे की फीलिंग को समझ के उसे रेस्पेक्ट देना जरूरी है. और प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज आपका होगा?
मैं इस मेंटल हेल्थ मंथ के उसमें मैं भी बस ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करना है कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट करती है। फिजिकल इलनेस हम्म, तो है ही, बट मेंटल हेल्थ भी एग्जिस्ट करती है। उस पे हमें उस पे ध्यान देना है। और इस चीज को हवा नहीं बनाना है, हौ नहीं करना है कि डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है। ये तो बहुत फैंसी टर्म्स हैं, ये कोई इंग्लिश टर्म्स हैं नहीं। ये चीजें जब रोजमर्रा की लाइफ में आती हैं और ये बढ़ जाती हैं तो ये डिसऑर्डर्स का फॉर्म ले लेते हैं। सो इसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प अवेलेबल है, थेरेपी अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। प्लीज रीच आउट टू देम, प्लीज स्पीक टू देम। हेल्प सीकिंग डजंट मेक यू हेल्पलेस। प्लीज, दिस इज माय मैसेज। सो that's so well said. That's so well said. आप दोनों से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ मुझे और भी सेशंस लेने पड़ेंगे। दूसरों के साथ साथ खुद को भी अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम बात करें और आप लोगों से बहुत कुछ सीखे, स्पेशली मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी है और स्ट्रेस रिलेटेड भी आपने दी है। थैंक यू वंस अगेन टू बोथ ऑफ थैंक यू। यू योगिता फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर थैंक यू मोहित तो सो मच। मेरे परमानेंट डॉक्टर हैं। अब प्रियंका जी, इवन यू विल बी जॉइनिंग अस सून एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक्स यू गाइस। थैंक थैंक यू यू योगिता जी। योगिता। थैंक यू नाइस एवरीवन टू जॉइन। डे। थैंक See you all soon. Bye bye. Bye. थैंक बाय। Bye. बाय। Bye.